down the multiples of a number, that means we are writing down the table of that number. तो I think ये ट्रिक सभी ने यूज की हुई है in childhood. अगर आपको कोई टेबल नहीं आता, सपोज आपको कोई टेबल नहीं आता, what you can do is you can always keep adding. For example, if you have to write down the table of 12, जिनको तो बाय हार्ट आता है वो तो फटाफट से बोल देंगे 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36. अब जिसको टेबल नहीं याद, बाय हार्ट नहीं है, उसको पता है ट्रिक. ट्रिक इज keep on adding 12. You can keep on adding 12. आपको आगे 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 मल्टीपल्स मिलते जाएंगे. Am I correct here? Yes ma'am. Yes ma'am. ये ट्रिक हम फॉलो करते हैं जब हमें बड़े नंबर्स का टेबल लिखना होता है. Either we can multiply, like if suppose if I have to write down the table of 32, I can multiply 32 with 1, 2, 32 with 3, 32 with 4. Either I can make the table that way, or what I can do is I can keep on adding 32. 32 में 32 ऐड किए नेक्स्ट मल्टीपल आ जाएगा, फिर 32 ऐड किए नेक्स्ट मल्टीपल आ जाएगा, फिर 32 ऐड किए नेक्स्ट मल्टीपल आ जाएगा. तो इस तरह से अगर मुझे मल्टीपल्स लिखने हो किसी भी नंबर के तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन जस्ट कीप ऑन एडिंग दैट नंबर जिसका मैं टेबल लिख रही हूँ, वही नंबर प्लस करते जाना है तो मेरा टेबल ऑटोमेटिकली बन जाएगा. यही ट्रिक हम यहाँ पे यूज करेंगे जब आपको कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स लिखने हैं. जब आपको कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स लिखने हैं किसी नंबर के तो हम क्या करेंगे, पहला कोई भी मल्टीपल हो, यू कैन जस्ट स्टार्ट विद any value. तो सपोज कर लेते हैं वी हैव अ मल्टीपल, दिस इज द फर्स्ट मल्टीपल, उससे अगला मल्टीपल आएगा बाय एडिंग दैट नंबर टू द वेरिएबल x. हम यहाँ पे 8 के लिख रहे हैं तो अगला मल्टीपल मिलेगा इसमें 8 ऐड करके, फिर एक बार एक और 8 ऐड कर दो, फिर एक बार एक और 8 ऐड कर दो, सो ऑन. तो ये ऑटोमेटिकली 8 का टेबल बन जाएगा. इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो मल्टीपल्स हैं वो 8 के हैं, लेकिन ये नहीं बताया कौन से, स्टार्टिंग से हैं, बीच में कहीं पे हैं, हो सकता है 5th मल्टीपल हो सकता है 10th मल्टीपल हो, कहीं से भी टेबल शुरू हो सकता है. तो हमें वो नहीं पता, बिगिनिंग नहीं पता, इसलिए हमने बिगिनिंग कैसे की है, x से. तो x के बाद जो अगला आंसर आएगा वो कैसे मिलेगा, 8 ऐड करके, उससे अगला आंसर कैसे मिलेगा, एक और 8 ऐड कर दो, उससे अगला आंसर कैसे मिलेगा, एक बार और 8 ऐड कर दो. Are you following this? Like anyone who is not understanding कि मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ. स्टार्टिंग में मैंने x इसलिए लिया, मुझे पता ही नहीं है शुरू कहाँ से करना है, तो बिगिनिंग वाला जो पहला नंबर है जो भी टेबल में आंसर आना है उसको मैं x ले रही हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि कहाँ से बोल रहे हैं वो, कहाँ से मल्टीपल उठाया उन्होंने, आई डोंट नो, सो आई एम जस्ट टेकिंग द फर्स्ट मल्टीपल एज x. अब इसके बाद का जो टेबल आएगा वो 8 प्लस प्लस कर करके आ जाएगा. जिसका टेबल आपको लिखना है वो नंबर ऐड करते जाओ. और आपको यहाँ पे कितने मल्टीपल्स चाहिए इन दिस क्वेश्चन, यू रिक्वायर 3 मल्टीपल्स, सो हम ये वाले 3 मल्टीपल्स ले लेंगे. सपोज आपको लिखने होते कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 25, तो कैसे मिलते, X plus 25. Then x plus 50. X plus 75. That's 75. 75 then. And I'll tell you one thing, it doesn't matter कि अगर आप x से लिखते हो, अगर आप ये 3 भी लिख लोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा. बट हम प्रेफर करते हैं कि हम फर्स्ट वाले का नाम x रख दें और उसके बाद प्लस प्लस करके अगले वाले बना लें, हमें जितने भी चाहिए. Is the difference clear between consecutive numbers and consecutive multiples? जब numbers लिख रहे हैं तो counting add करनी है. जब आप consecutive numbers लिख रहे हो, like in the previous question where you're writing down the consecutive integers, वहाँ पे हम counting लिख रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने counting add की है इस question में, in question number 6. For consecutive numbers add counting and for consecutive multiples आपने क्या add करना है, जिस number का आप table लिखना चाहते हो. तो यहाँ पे मैंने 8 का table लिखना है, and what I have done here is I have actually added 8. So this is what I have done. So ये मेरा पहला multiple हो गया है, मुझे नहीं पता कहाँ से begin किया, उसके बाद मैंने इसमें 8 ऐड किए, ये मेरा सेकेंड मल्टीपल हो गया, फिर मैंने एक बार और 8 ऐड किया, तो 2 8 मिलके 16 बन जाएंगे, तो ये थर्ड मल्टीपल हो गया. सो दिस इज द फर्स्ट वन.
this is the second one, and this is the third one. And I have been given that the sum of all these is 888. So x plus 8 plus x plus 16 will be 888. And solving this equation, आपका x का आंसर आता है 288. तो that means पहला जो multiple है वो 288 है. उसे अगला कैसे मिलेगा? 288 plus 8. This becomes 296. And then उससे आगे जाना है तो 296 में 8 add कर दो. That will be 304. So the three numbers in the table of 8 are these three. ये ऐसे तीन नंबर्स हैं जो 8 के टेबल में इकट्ठे आते हैं, और अगर इन तीनों को प्लस किया जाए the total would be 888. Anyone who would like to ask anything here? I think this is something which I mentioned earlier also. अगर आपको letting समझ आ गई और equation बनानी समझ आ गई, उसके बाद तो आपका ये sum complete है. Almost like you are halfway through. And please don't forget to give the answer. ये आपका आंसर यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है कि आपके जो मल्टीपल्स हैं वो कौन से हैं. जो पहला मल्टीपल था आपने उसका नाम x रखा था, उसकी वैल्यू 288 मिली. जो आपका सेकेंड मल्टीपल था उसका आपने नाम रखा था x plus 8, उसकी वैल्यू आएगी 296. एंड देन द थर्ड वन इज x plus 16. इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 304. एंड दिस इज योर आंसर. And if you want, you can check their sum in the working column. 288, 296 and 304 added together will give you 888. If there's anyone with any question, please ask. Else we will take up the next one. No, ma'am. Okay, now the next question that we have is about, again, 3 consecutive integers. Question number 8 is also about 3 consecutive integers, like question number 6. So question number 6 में आपने consecutive integers कैसे let किए थे? 3 consecutive integers, counting में आने वाले 3 numbers जो एक के बाद एक आते हैं. तो पहला नंबर आप x ले लो, फिर next one will be x plus 1 and the next one will be x plus 2. तो ये हमने let कर लिए numbers. अब इन numbers के साथ करना क्या है? When they are taken in increasing order, one by one, multiply by 2, 3 and 4 respectively. आपके पास 3 नंबर्स हैं, आपको एक एक करके एक फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आपका थर्ड नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो आंसर जो आपको मिलेगा ऑफ द सम इज 74. So I think I have written here. I'll just like to just discuss from here. That will be easier. So I have taken the 3 consecutive integers as x, x plus 1 and x plus 2. And this is what I was supposed to do. Okay, this is, there's some misprinting here. So this is actually the second integer here and this is the third integer. So this is what you have to do. पहले इंटीजर को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, सेकेंड वाले इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, जो थर्ड इंटीजर है उसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, एंड देन बीच में इनकी एडिशन है, प्रोडक्ट्स की एडिशन है. द टोटल कम्स आउट टू बी 74. सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर. इसको मल्टीप्लाई करना है इनटू 2. दिस नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड विद 3 and this is to be multiplied with 4, and then the sum is 74. This is what I have written here. उसके बाद solving की है. To solve it we have opened the brackets using distributive property. Opening the brackets by applying distributive property and then solving, keep the terms with x on one side. This becomes 9x, and the constants, they have been put together, 8 and 3, they make 11, and then 11 has been transposed, x comes out to be 7. ये आपका पहला नंबर है. First number is 7. Which will be the next one? Counting लिख रहे हैं तो next will be 8 and 8. and the next one will be
9. 9. एंड इफ वी वांट टू चेक वी कैन एक्चुअली चेक. उन्होंने कहा था पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 14 बन जाएगा. अगले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 24 बन जाएगा. 24. एंड थर्ड वन को मल्टीप्लाई करना था 4 से, दिस विल बिकम 36. 36. इनका जो सम आना चाहिए वो 74 आना चाहिए. चेक करो जरा. Yes, ma'am, it's correct. Right? So this is the Yes, correct, ma'am. correct answer. Anyone who wants to ask anything here? No, ma'am. No, ma'am. Okay, question number 9. Question number 9. This one's interesting question. I would like you to look at question number 9 and question number 11 and question number 12. ये age वाले questions हैं. Right? Yes, ma'am. Right, these are the questions which are Yes, based on ma'am. age, and these were based on numbers, different Yes, ma'am. types of numbers. So before I take these questions, the ones which are on age, I want to discuss question number 10th with you. इसको बीच में से complete कर देते हैं. Question number 10th is about the number of boys and girls in the class, and the ratio of this is given as 7:5. 5. Right? Now I think you all remember जब आपको मैम ने आपके रेशो समझाई होगी, उन्होंने कहा होगा ऑर्डर बहुत जरूरी होता है. Yes, ma'am. राइट? Yes, तो ma'am. यहाँ पे वो बोल रहे हैं रेशो किसकी है, बॉयज और गर्ल्स की. तो जो पहला वाला नंबर है वो बॉयज के लिए है, Boys का है. सेकंड वाला नंबर है वो गर्ल्स के लिए है. Girls. अब यहाँ से हम लेट करेंगे, रेशो से लेटिंग कल मैंने आपको बताई थी. सो बॉयज कितने हो जाएंगे क्लास में, 7x. 7x. एंड द गर्ल्स विल बी 5x. 5x. And further they are saying that the number of boys is 8 more than the number of girls. ये वाली जो सेंटेंस है आपको इसको यूज करके इक्वेशन बनानी है कि बॉयज की काउंटिंग गर्ल्स की काउंटिंग से 8 ज्यादा है. How do you understand this? Like, what do you understand from this statement when they say that the number of boys is 8 more than number of girls? There are multiple ways to interpret this. What I think of it is like is कि अगर मुझे पता हो क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, उसमें मैं 8 ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा बॉयज कितने हैं. Yes, ma'am. राइट? अदर वे इज जो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उनको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए उनका डिफरेंस भी कितना है, 8 है. These are two ways you can interpret this. I have done it with the first one where I have written that the number of boys is equal to 8 plus the number of girls. If I had to just translate this into mathematical form, ये जो इन्होंने सेंटेंस दिया है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं ट्रांसलेट कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8. This is what I've written here. So by the help of the ratio मैंने boys let किए, girls का counting let किया, and I was given that number of boys is 8 more than The number of girls. number of girls. तो number of boys को मैंने बोला है 7x, इसकी जगह पे आ गया equals to Is equal to number of girls है मेरे पास 5x 5x and 8 more करना है इसके साथ. plus 8. तो ये इक्वेशन बन गई. And then I can just solve it. From there I will be able to find out what x is. X comes out to be 4. And using the value of x, अब मुझे वापस boys बताने हैं कितने हैं और girls बतानी है कितनी हैं. तो boys के लिए मैंने assume किया था 7x. This actually means 7 multiplied with x. Oh. So this will be 28. 5x Yes. means 5 multiplied with x. This becomes 20. तो गर्ल्स कितनी हैं 20, बॉयज कितने हैं 28. एंड एज यू कैन सी बॉयज की काउंटिंग कितनी आई, ऑटोमेटिकली आंसर जो आया उसमें आपको क्लियर हो रहा है कि बॉयज की काउंटिंग गर्ल्स की काउंटिंग के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है, 8. इट्स 8. इट्स मोर बाय 8. एंड क्वेश्चन एक्चुअली ये नहीं था कि बताओ गर्ल्स कितनी है बॉयज कितनी है, क्वेश्चन तो कुछ और ही था. क्वेश्चन था बताओ टोटल What क्लास is the स्ट्रेंथ कितनी total है. class strength? हाउ कैन वी डू दैट? By adding Add the number of boys and girls. By adding the number of boys and girls, we will get the total students. Right?
This is what we have done. The total strength of the class is 48. 48. Anyone who wants to ask anything? Is Rupali has sent the attendance? Okay. So next question is question number 9. Now question number 9 again is about ratio. फिर रेशो वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास, बट यहाँ पे रेशो किसकी दी है? एजेस ऑफ 2 पीपल, 2 लोगों की एज की रेशो दी हुई है, राहुल एंड हारून. So the first number represents Rahul, the second number represents Haroon. So यहाँ से हम let करेंगे because these are not numbers, these are ages. So we are going to let the ages. So Rahul की age let करो और Haroon की age let करो. It will be 5x and for Haroon it will be 7x. And since it's age, remember you have to write down the units with it. एज किस में मेजर करते हैं हम? Years. So remember you have to write down years. This is something we did from the first sentence of the question. First sentence की हेल्प से मैंने उनकी ages assume कर ली. उसके बाद क्वेश्चन में वो कह रहे हैं 4 years later, 4 साल बाद. Can anyone tell me what happens to a person's age in future? Like if you are 12 years old right now, what increases? If you're 12 years old right now, after 4 years, what will be your age? 16 years. 16 years. 16 years. This is what we're going to do with their ages. अभी हमें पता है उनकी एज इतनी है 5x 7x. तो 4 years के बाद राहुल कितने साल का हो जाएगा और हारून कितने साल का हो जाएगा? 5x plus 4. And राहुल की एज हो जाएगी, sorry, 7x plus 4. That's correct. And they are saying 4 years later, the sum of their ages will be 56. 4 years के बाद जो उनकी ages हैं, उसका जो sum है, that is 56. Future ages का sum कितना है? 56. That will help us make the equation. उससे हमारी equation बन जाएगी and then we can solve it and from there we can find x and hence the ages of Rahul and Haroon. So I have written here, now I want you to mark in your notebook that this is actually very important. Mentioning that हमने जो let किया है, हमने किस चीज को let किया है? Present age को let किया है. Because इनका आंसर हमें फाइंड करना है later on. This will give final answer. And these values have been assumed with the help of ratio. Ratio जो दी थी उससे assume किया था 5x and 7x. Question में वो future की बात कर रहे थे, तो हमने future की age find कर ली उनकी. Future ages are these, और in future ages का जो sum है वो 56 है. इससे हमारी equation बन गई. Is this part clear? Because solving the equation is simple here. बहुत simple सी equation है. Yes, ma'am. And when you solve the equation, the answer comes out to be x as 4. अब आपको present ages बतानी है. Let's give the answer. So राहुल की और हारून की age find करनी है. Have I written it incorrectly? I think I've written incorrect. Please check. Yes. Make a correction. I think everyone has written it this way. मैंने उल्टा order लिखा हुआ है. I noted down the incorrect order. Did anyone realize that? So these words need to be interchanged. Rahul and Haroon. Let's write this with me and then you will know what to do. I'll just write down here. So this is question number 9.
You probably have written this. आपको सिर्फ एक चेंज करना पड़ेगा बस, राहुल और हारून के नेम्स को इंटरचेंज करना है. So this gives me 5x plus 4 plus 7x plus 4 equals to 56. Solving would be same. So this will be 12x plus 8 equals to 56. From here 12x will be 56 minus 8. 48. This is 48. X comes out to be 4. 4. And now we can give the answer. यहाँ पे आपका आंसर नहीं आया, आपको एक्चुअल वाली एजेस बतानी है. So let's give Rahul's age. So that was 5 5x. into 4. 5 into 4, he is 20 years 20. old. And what about Haroon? 28 years. 7x means 7 into 4, that will be 28 years. Now if you want you can check here. अगर हम फ्यूचर की बात करें इनके, फ्यूचर में इनकी एज क्या होगी? लेट्स जस्ट चेक इट इन रफ. फ्यूचर 4 years 24. later. So 24 will be age of Rahul and Haroon will be 32 years old. 32. इनको प्लस करो जरा. 56. क्वेश्चन में यही कहा था उन्होंने, Yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. I hope you have done the correction. I will send it in the group as well. मेरे को रिमाइंड करवा देना एक बार. I will send it in the group, the correction. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Let's take up the next question. Question number 11. And question number 11 is a little complicated. इससे पहले question number 12 discuss कर लेते हैं. That will just complete the work here. Let's discuss question number 12. They're talking about a person. The name of the person is Ravi. 15 years from now. This means 15 years later. 15 साल बाद. So 15 years later, Ravi's age will be 4 times his present age. फ्यूचर में जो रवि की एज आनी है, 15 साल बाद जो उसकी एज होगी, वो एज की जो नंबर है दैट विल एक्चुअली बी इक्वल टू 4 times his present age. What is Ravi's present age? So what we do is we start by assuming the present age. Let his present age be x. And what will be his age 15 years later? X plus 15. It will be x plus 15. उसकी age increase हो जाएगी by 15 years. And what they are saying that the future age is actually equal to 4 times the present age. So this statement here, it means future age is equal to 4 times present age. This is what it means. Can you make an equation from here? Yes, ma'am. Future age is x plus 15. 4 multiplied by present age is x. X. Right? So this is 4x equals to x plus 15. And you can just solve it to find out x. और आपको पता चल जाएगा कि उसकी present age कितनी है. So 3x comes out to be 15. And x comes out to be 5. 5. Yeah, I will just discuss that. This is what we have. So I have taken Ravi's present age as x. After 15 years means in future, his age is x plus 15. So this is the future age. And according to question, his future age is equal to 4 times his present age. And I have made an equation using this. Solving, I get the value of x as 5. And I know that Ravi's present age is 5 years. अभी वो 5 years का है. 15 साल बाद वो कितने years का हो जाएगा? 28. 20 years का. And now you can see, जो future age है वो present age की
4 टाइम्स है. इसको अगर इनटू 4 करेंगे तो फ्यूचर एज पता चल जाएगी. यही कहा था उन्होंने क्वेश्चन में. You can always play that out how the statement was given. उसको आप एक्चुअल में अप्लाई करके देखो अपने आंसर पे. तो जो वो क्वेश्चन में कह रहे थे क्या वो ट्रू है, that's one way to check your answer. There's just one question left here. This one, the one where we have a very weird name, Bai Chung. They're talking about a person. Let's just call him a person. There is a person, they are talking about his age, his father's age, his grandfather's age. 3 लोगों की बात हो रही है यहाँ पे. This is the only question where we have 3 persons they're actually talking about. Bai Chung's father, Bai Chung's grandfather, and Bai Chung himself. Now you want to know that Bai Chung will be the youngest one. Right? Bai Chung will be the youngest one. सबसे छोटा Bai Chung होगा. The person himself will be the youngest. Who will be elder to Bai Chung? His father. His father, right? His father. He will be elder to Bai Chung. And then the grandfather. The grandfather of this person mentioned here will be the eldest. Eldest. Keeping this in mind, the relation between their ages. You can always go from the eldest one towards the youngest one. Youngest से हम eldest की तरफ भी जा सकते हैं. तो हमें पता है सबसे छोटा होगा बाई चुंग, उसके पापा उससे थोड़े बड़े होंगे और जो ग्रैंडफादर हैं वो और बड़े होंगे. इस चीज को माइंड में रख के मैंने लेट करनी है इनकी एजेस. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि उनकी जो एजेस हैं उनमें फर्क कितना दिया हुआ है, कितने बड़े हैं वो एक दूसरे से. बाई चुंग के पापा उससे कितने बड़े हैं और बाई चुंग के ग्रैंडफादर उसके पापा से कितने बड़े हैं. The first sentence here says that Bai Chung's father is 26 years younger than Bai Chung's grandfather. Father और grandfather इन दोनों की एज में कितना डिफरेंस है? 26 years. Right? And again they are saying Bai Chung's father is 29 years older than Bai Chung. इन दोनों की एजेस में कितना डिफरेंस है? 29 years. 29 years. So if I say Bai Chung जो सबसे छोटा है उसकी एज x years है, what can I say about the father's age? क्योंकि उसके पापा उससे 29 years बड़े हैं तो उनकी एज कैसे पता चलेगी? By adding 29 to Bai Chung's age. Does that make sense? Yes, ma'am. And then further they are saying that the grandfather and the father, their ages have a difference of 26 years. So अगर father की age से आगे आपको grandfather की age find करनी है तो आपके पास ये way है. This is one way actually. There are 2 other ways to write down the age. You can also do it this way. Like you have the Bai Chung as the youngest, then you have father, and then you have the grandfather. So if you start with the father in the middle, father की age को x बोल दो, तो आप Bai Chung की age और grandfather की age लिख सकते हो. ऐसे लिख सकते हो. Because this is younger, हमने age minus कर दी, इधर elder है तो age plus कर दी. Which one do you think is easier? When we take Bai Chung age as x. Starting with the youngest one? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And once you have let the ages, because इस question में letting part थोड़ा सा tricky है, उसके बाद तो बहुत simple सी बात कही है कि तीनों की ages का total 135 है. That's a very simple thing to do. Plus 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 equal to 135. Other than that, the only thing you want to focus on is how to let the ages. So this is what I have done here. I have assumed the ages. Bai Chung's age as x, the youngest person. And then father, who is elder to Bai Chung by 29 years. And then grandfather, he is the eldest. And then the sum of their ages is 135. From here, I have formed the equation. Solving it, I get the answer for x as 17. 17. This tells me how old Bai Chung is. The youngest person in the family is 17. As 17 mentioned. years old.
Father's age is 46 years. By adding 29 to Baichan's age, and then by adding 55, we get grandfather's age. Grandfather 72. And if you want, you can check कि अगर इनकी ages को plus किया जाए, do we get 135 as given? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We will get 130. Right? That tells us that our answer is correct. I hope this is clear. I want you to revise this. In case anyone has any question whatsoever in any of these statement sums, you can just contact me personally on WhatsApp. We can discuss the particular question once again over the phone or on WhatsApp. But do revise these. These are very important questions. Yes? Ma'am, please upload the video of this chapter on YouTube. Yeah, actually, I was busy with 10th standard, but the 10th standard is having their exams. So we were a little busy with that. I'm going to upload the videos today. I'll do it by today. All right? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, this actually completes our exercise. These questions have been deleted, the last 4. So you can just cross them out. And the next exercise that we have is exercise 2.3. And there are also some changes here. Please note down. Some questions have been deleted. And the most important part here is, other than just solving, which is something जो आपको आती है, ये भी आपको काम करना है to check your result. So every question will have 2 parts, solving and the checking part. I'm going to take a quick question here, the first one, just to show how to do this. So the first question, which is deleted, I'll just